स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 2 का, जिसका नेम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इसमें भी एक ही एक्सरसाइज है जिसमें ओनली 12 क्वेश्चंस है और ये पेपर में आपको 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है। इसका ऑप्शन के साथ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी 3 to 5 मार्क्स का वेटेज है। तो आप इस चैप्टर को ज़रूर करिए, बहुत ईजी चैप्टर है। थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग कंसेप्ट क्या है, इसमें हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले मैं आ जाती हूँ बाइनोमियल वर्ड पे आ जाती हूँ। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है? बाइनोमियल का मीनिंग होता है टू, है ना, रिलेटेड टू 2 वेरिएबल्स। आपने इस तरह के फॉर्मूले 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में देखे हुए हैं। a² + 2ab + b²। अब आगे बढ़ते हैं, a + b होल क्यूब। इसका फॉर्मूला भी आपने 8th स्टैंडर्ड में देखा है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये दो फॉर्मूले से आप बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हो। अगर मैं यहाँ पे a + b होल रेज़ टू 4 की बात करूँ तब क्या, और इसी तरह इसको कंटिन्यू करते हुए अगर मैं a + b होल रेज़ टू n की बात करूँ तब भी क्या। यानी ये फॉर्मूला मुझे 2 और 3 के लिए तो बाय हार्ट है, लेकिन 4, 5 वगैरह के लिए मैंने यूज़ नहीं किया हमने, लेकिन ये यूज़ किया है। अगर आपको याद होगा तो 11th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर में मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, तो उस बाइनोमियल थ्योरम में हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया था, a + b होल रेज़ टू n वाले फॉर्मूले को। तो आपको अगर याद होगा तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, a + b होल रेज़ टू n। क्या था फॉर्मूला? nc0 a रेज़ टू 0 b रेज़ टू n - 0 ऐसे, प्लस nc1 a रेज़ टू 1, ये 1 यहाँ पे ऊपर लिख देना है, और b के ऊपर क्या करना है, इन लोग दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है, n - 1। ऐसे करके धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। nc2 a रेज़ टू क्या आ जाएगा 2, b रेज़ टू क्या आ जाएगा n - 2। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। nCn a रेज़ टू यहाँ पे n आ जाएगा और b रेज़ टू 0 आ जाएगा। ओके, a + b होल रेज़ टू n का ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद में ये nc0 nc1 ये सब स्टैंडर्ड होते हैं जो हमने 11 में लर्न किया था। nc0 का स्टैंडर्ड आंसर क्या होता है? nc0 का स्टैंडर्ड आंसर होता है n। ओके, nc1 का भी क्या होता है? n होता है। nc0 का चेक कर लेते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो 4c0 निकाल के देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? n फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू 4 - 0 4 फैक्टोरियल। तो ये देख रहे हैं आप, इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप ये याद रखिए, नहीं याद रख सकते तो फिर आपको इसी तरह, जिस तरह मैंने अभी चेक किया कि nc0 का आंसर क्या आएगा, इस तरह आपको करके चेक करना पड़ेगा। 0 फैक्टोरियल इट इज कंसिडर्ड एज 1। ओके, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है। nc1 का आंसर n आ जाएगा। इसी तरह आगे भी और वैल्यूज हैं। nCn का आंसर भी 1 आ जाएगा। n फैक्टोरियल n - n 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ स्टैंडर्ड वेज है जो याद रखना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इजी पड़ेगा अगर आप इस पिरामिड को याद कर ले और पेपर में एक तरफ इसको लिख दे, ये 1 लिखा मैंने और ये एक 1 लिखा, फिर ये 1 + 1 यहाँ पे भी 1 लिख देती हूँ मिडल का, ये 1 + 1 यहाँ पे बीच में 2 लिख दिया है। 1 1 2 1। आप देख सकते हो कि ये 1 2 1 इधर यूज किया हुआ है, 1 2 1। अब आगे देखिए, ये 2 के लिए है, ये a + b होल रेज़ टू 2 के लिए है। अब a + b होल रेज़ टू 3 के लिए भी ये पिरामिड काम करेगा। कैसे करेगा? आप ये 1 लिख दीजिए, 2 + 1 3, ये दोनों को आपको ऐड करना है, 2 + 1 3 और ये 1 साइड में ऐसे ही लिखना है। उसके बाद में आगे भी ये 1 पहला आपने ऐसे ही कॉपी किया, लास्ट का 1 भी आपको ऐसे ही लिखना है। अब ये 3 + 1 यहाँ बीच में 4 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, 3 + 1 ये इधर 4 आ गया, और ये 1 है, ज़्यादा दूर हो गया मेरे से, मैं नज़दीक ले लेती हूँ।
आगे भी हम लोग क्या करेंगे, ये 1 लिखते रहेंगे। 4 + 1 5, 6 + 4 10, ये 6 + 4 10, और ये 4 + 1 5, और ये 1, इस तरह से 1 5 10 10। आगे भी ये बढ़ सकता है, और 1 1। ये निकालने का एक फायदा आपको क्या रहेगा, मैं पहले लिख देती हूँ। ये 6 आ जाएगा, ये 15, ये 20, ये 15, और ये 6, और ये 1। ये लिखने का आपको, ये पिरामिड बनाने का एडवांटेज ये रहेगा कि आपको ये जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है एनसीआर वगैरह के फॉर्मूला यूज करके, वो करना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से ये पिरामिड से डायरेक्ट वैल्यूज ले सकते हो। जैसे ये 1 4 6 4 1 है, ये किसका आंसर होगा मेरा, a + b⁴ में जो वैल्यूज आने वाली है, पहले आएगी 4c0, उसका आंसर 1 होगा। फिर आएगी 4c1, उसका 4 हो जाएगा। 4c2, ये 4c3, और ये 4c4। इसी तरह ये 5, ये 5c0 है, ये 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। ऐसे नीचे भी आप देख सकते हो, 6 का भी मैंने किया हुआ है। 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, और ये लास्ट हो जाएगा 6c6। तो ये पिरामिड जो यहाँ पे बना हुआ है, उसका एडवांटेज यही है कि आपका टाइम भी सेव होगा ये क्वेश्चन करने में। आगे हमको बहुत सारे जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलेज यूज करने हैं, उसमें यहाँ पे कभी n की जगह 6 आएगा, कभी 8 आएगा, तो आपको ये पिरामिड बना रहेगा, तो आप वहाँ से वैल्यूज फौरन लिख सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये पिरामिड क्या करना है, जैसे ही आपको सप्लीमेंट मिलेगा, पीछे पेंसिल से ये पिरामिड बना लेना है। और 1 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इस चैप्टर में जो भी मुझे बेसिक थिंग्स लगेंगे, फॉर्मूले वगैरह जो भी है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही समझाते हुए जाऊंगी, तो आपको समझ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसका कुछ बेसिक हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी देख लिया था। जैसे इसमें क्या होता है, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेना होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लेना होता है। तो जो हमने रैंडम वेरिएबल एक्स लिया है, अगर हमको रैंडम वेरिएबल एक्स के फेवर में आंसर मिलता है, दैट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। जैसे इस क्वेश्चन में मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं कितनी बार कर रही हूँ, 6 टाइम्स, और डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। एक डाई को मैं 6 बार थ्रो कर रही हूँ, तो मेरा इसमें स्मॉल n जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो कितना आ जाएगा, 6। n इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में हो जाएगा 6। उसके बाद में गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। उसने क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि अगर मैं डाई को थ्रो करती हूँ और मुझे ऑड नंबर मिलता है उस पर, तो वो कंसिडर्ड हो जाएगा एज सक्सेस। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना निकालना है कि मुझे कंटिन्यूअसली 5 टाइम सक्सेसेस मिला, यानी मैंने 1 टाइम थ्रो किया, 6 बार एक्सपेरिमेंट किया है, 6 बार के एक्सपेरिमेंट में मुझे 5 टाइम सक्सेस मिला। मतलब मैंने पहली बार जब डाई थ्रो किया तो भी मुझे ऑड नंबर आया, सेकेंड टाइम डाई थ्रो किया तो भी ऑड आया, थर्ड टाइम भी ऑड आया, फोर्थ टाइम भी ऑड आया। सपोज 5th टाइम ऑड नहीं आया, लेकिन 6 टाइम मुझे नहीं, कंटिन्यूस सक्सेस है ना, तो मतलब 5 बार मुझे ऑड ही नंबर आया है। और लास्ट में एक मरतबा जब मैंने लास्ट 6th टाइम अपनी डाई जब फेंकी, तब मुझे उसमें ऑड नंबर नहीं आया। तो 5 टाइम सक्सेसेस निकालने के लिए हमारा जो रैंडम वेरिएबल एक्स यहाँ पे जो मैं डिफाइन करूँगी, क्या डिफाइन करूँगी, गेटिंग एन ऑड नंबर ना, तो उसमें मैं ये 5 सक्सेसेस कैसे यूज करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारा आंसर इस तरह से स्टार्ट नहीं होगा, जिस तरह से हम आंसर स्टार्ट करेंगे मैं लिख देती हूँ। पहले लूंगी अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, a die is thrown 6 times. Probability of success is, पहले probability of getting an odd number, probability of getting an odd number, इसको हमने क्या लिया है, P डिफाइन कर लिया है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, दैट इज सक्सेस। प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हुआ, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज P। तो P हमारा कितना आने वाला है ये क्वेश्चन में, 6 आउटकम्स में से 3 आउटकम ऑर्डर होते हैं, इसके लिए 3/6 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। अब इसमें एक जो रिलेशन पीछे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था, वो देखा था कि P + Q इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, आप दोनों मिलाएंगे तो आपको उसका आंसर 1 आएगा।
तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरा कितना आ गया है, इधर 1/2 आ गया है, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी मुझे क्या मिल जाएगा, इधर 1/2 मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, दैट इज Q इज इक्वल टू हाफ। तो P भी हाफ है और Q भी हाफ है। और ये एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट कितनी बार किया है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हम कर रहे हैं 6 टाइम्स। तो n इज इक्वल टू मेरा 6 आ गया। ओके, x मैंने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बीच में a die is thrown 6 times, let x यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। आप पूरे अपने क्वेश्चन में जब आप स्टार्ट करेंगे तो याद से हर क्वेश्चन में चेक कर लिए करिए कि कहीं पर x डिफाइन किया हुआ है भी या नहीं है। तो let x getting an odd number, let x getting an odd number, ओके, let x getting an odd number हो गया। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P डिफाइन कर लिया, Q भी निकाल लिया है, N निकाल लिया है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगी, इस तरह से random variable x follows binomial distribution with 2 parameters n, p। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। x random variable x follows binomial distribution with the 2 parameters n, p। अब उसके बाद therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मैंने अभी नहीं बताया था, आपको कहा था ना क्वेश्चन में ही बताते हुए चलूंगी मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू, ये स्मॉल x मतलब आपने यहाँ पे कितनी मर्तबा ये रैंडम वेरिएबल x फॉलो कर रहा है, मान रहा है हमारी वैल्यू को, वो आगे लिखा हुआ रहता है। और फॉर्मूला इस तरह से है, मैंने जो अभी आपको दिया था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का a प्लस बी होल रेस टू n का फॉर्मूला जो दिया था वही है, NCX p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। इस तरह से ये फॉर्मूला है जनरली। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है 5 सक्सेसेस। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसके आगे भी और 2 बिट्स है। पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 सक्सेस है मेरे पास में। अब आगे कर लेती हूँ मैं इसको n मेरा कितना है यहाँ पे 6। मैंने एक्सपेरिमेंट 6 बार परफॉर्म किया है ना, 6 लिखा हुआ है उधर, 6c5, p की वैल्यू कितनी है मेरी हाफ रेस टू 5 इंटू q की वैल्यू भी हाफ है, वो भी वैसे ही लिखेंगे, और 6 माइनस 5, n माइनस x मतलब क्या, ये दोनों वैल्यूज आपको माइनस करनी है। तो 6 माइनस 5 ये आ गया 1। अब 6c5 का आंसर भी 6c1 के बराबर ही होता है और वो होता है 6 इंटू 1/2 रेस टू 5 और ये 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऐसे कैंसिल कर लिया हमने। और ये 2 रेस टू 5 का आंसर आपको पता ही है 32, तो 3/32 इस तरह मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसेस while tossing a coin or while tossing a die or while throwing a die 6 times, 6 बार डाई फेंक रही हूँ लेकिन कंटिन्यूस 5 बार मुझे सक्सेस मिल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/32। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी अब इसका लिख दिया है और इसका तो आंसर हमको आ गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। अब हमको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, यानी कम से कम 5 सक्सेसेस मुझे मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 सक्सेसेस मिले भी तो हमको चलेगा, दौड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। देखो जब भी एटलीस्ट वर्ड आता है तो हम लोग उससे ज्यादा ले सकते हैं, और जब भी एटमोस्ट का वर्ड आता है तो उससे कम ले सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 5 सक्सेसेस यानी कम से कम 5 बार सक्सेसेस मिलना चाहिए, और 5 बार सक्सेसेस मिलना चाहिए। इसका मतलब 5 से ज्यादा मिला तो और अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। देखिए जब एग्जैक्टली मुझे कहा गया था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस, तब मैंने यहाँ पे इक्वल टू की साइन यूज की थी। अब मुझे कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, यानी कम से कम 5 सक्सेसेस, यानी 5 से ज्यादा हुआ तो भी चलेगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 का आंसर आ जाएगा। आपको सेम उसी फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और स्मॉल x क्या वैल्यू लेगा इधर 5 और इस क्वेश्चन में इसमें स्मॉल x आपकी क्या वैल्यू लेगा 6 वैल्यू लेगा। फॉर्मूला हमारा क्या है NCX। हाँ तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी 6C5 p का वैल्यू कितना था हाफ रेस टू ये हो गया x और ये q की वैल्यू भी हाफ थी और ये हो जाएगा 1। देखिए अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो आप साइड में इस तरह से फॉर्मूला लिख भी सकते हैं। ये आप एक ही सबके क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ भी होगा ऊपर। मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ NCX, n की वैल्यू 6 लिख दी है मैंने। स्मॉल x ये होता है, ये स्मॉल x है तो ये मेरा 5 आ गया और ये p रेस टू हाफ। यहाँ पे p देख सकते हैं आप, p की वैल्यू हाफ थी, हाफ के ऊपर x है, q के ऊपर भी मैंने 1 डाल दिया है। सेम फॉर्मूला इधर अप्लाई करूंगी लेकिन अभी स्मॉल x की वैल्यू मेरी क्या रहेगी 6। तो मैं यहाँ ले लूंगी 6C6 1/2 रेस टू 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रेस टू 0। 6 माइनस 6 0। तब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6C5 का आंसर आपको क्या मिलेगा 6 और ये दोनों कंबाइन होकर क्या मिलेगा 1/2 होल रेस टू 6 ऐसे प्लस 6C6 का आंसर भी क्या आएगा 6 आएगा नहीं 1 आएगा 6C NCN का आंसर 1 आता है 1 × 1/2 रेस टू 6 ऐसे। NCN का आंसर 1 होता है यानी ये दोनों नंबर अगर सेम रहेंगे तो आपको 1 लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 1/2 रेस टू 6 मैंने कॉमन ले लिया है और ये आ गया मेरा 6 + 7 6 + 1 7 लिखती हूँ। 2 रेस टू 6 का मतलब होता है 64 है ना। 2 रेस टू 5 में हमने 32 लिया था, एक और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया। अब आगे देख लेते हैं एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। एटमोस्ट 5 सक्सेसेस मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेसेस आना चाहिए यानी उससे कम आया तो नहीं चलेगा, उससे लेस नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेसेस आना चाहिए, उससे ज्यादा आएगा तो नहीं चलेगा लेकिन उससे कम चलेगा। एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज एटमोस्ट 5 सक्सेसेस ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है 5 से ज्यादा नहीं चलेगा, 5 से कम चलेगा। तो इसको हम लोग अगर डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा 5 से कम क्या हो जाएगा, 5 से कम आप 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट का मेथड यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट के मेथड में क्या होगा, ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5 इक्वल टू, यहाँ पे कवर हुआ है ना तो इक्वल टू की साइन यहाँ नहीं आएगी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 होने का एक ही चांस है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। x क्या है मेरा 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो क्या आएगा सिर्फ 6 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला NCX। तो ये n हो गया 6 और ये स्मॉल x की वैल्यू भी मेरी 6 है, 6C6, p की वैल्यू हाफ, ये 6 ऊपर और q की वैल्यू भी कितनी है मेरी हाफ। हाफ के ऊपर क्या आ जाएगा, ये दोनों का माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 0। तो ये हो गया 1 माइनस 1 1/2 रेस टू 6, 1/2 रेस टू 6 क्या हो जाएगा 1/64। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 1/64, 64 माइनस 1 कितना हो गया 63, 63/64। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। मैंने इसमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए थे। You have to find first 5 successes, then at least 5 successes, after that at most 5 successes। तीनों कैलकुलेट किए हैं। It is very easy। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। A pair of die is thrown 4 times। मैं क्या कर रही हूँ, 2 डाइस को 4 टाइम्स फेंक रही हूँ, 4 टाइम्स थ्रो कर रही हूँ। और मेरे लिए अब इधर रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल है गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर एज सक्सेस। अगर मुझे दोनों डाइस पे
सेम नंबर आता है तो वो कंसिडर होगा सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। तो आपको बताना है कि कितना सक्सेसेस, कितनी बार आपको सक्सेस आने के चांसेस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, यानी सक्सेस आपको 2 मरतबा मिला, आपको कितना चांस है कि आपको सक्सेस 2 बार आया होगा। मतलब आपने इतनी बार डाइस थ्रो किया, उसमें से आपको 2 बार एटलीस्ट 1 या तो 2 ऐसे कुछ नंबर मिला होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल x अपना डिफाइन कर देंगे। let x getting a doublet is considered। let x getting a doublet is considered। let x getting a doublet is considered as a success। let x getting a doublet is considered as success है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, and 2 dice are thrown, when 2 dice are thrown there will be 6 possibilities of doublets। Total there are 6 possibilities of doublets। There are total 6 possibilities of doublets out of 36 possible outcomes। out of 36 possible outcomes। तो आपने 2 बार डाई थ्रो किया, आपको मालूम है कि आपको 36 पॉसिबिलिटीज मिलने वाली है। हमने बहुत बार ये क्वेश्चन किया हुआ है, 1 1 1 2 1 3 जो मिलता है ना, वो उसमें से हम लोग 36 में से 6 टाइम्स हमको क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। दैट इज द नंबर्स लाइक दिस, ऐसे 1 1 2 2 ऐसे, और इस तरह से 6 तक के आपको गिनना है। तो ये कितने होंगे आपके पास में, 6 होंगे। उसके बाद में आप क्या लेंगे, लेट एक्स गेटिंग अ डबलेट हो गया मेरे पास में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट दैट इज 36 टोटल आउटकम्स में से 6 टाइम्स ऐसा होगा कि आपको मिलेगा डबलेट। दैट इज इक्वल टू 1/6। ये मेरा P का आंसर आ गया 1/6। अब P प्लस Q का आंसर कितना आता है, 1। Therefore Q is equal to 1 minus P। Therefore Q is equal to 1 minus 1/6, 5/6। ये मेरा P और Q दोनों का आंसर रेडी है। अब मैं लिखूंगी मेरा रैंडम वेरिएबल x follows binomial distribution with parameters n, p। यानी x follows binomial distribution with n। n कितना है मेरा, n है मेरा, कितनी बार अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है, 4 टाइम्स। तो n मेरा कितना आ जाएगा, 4। और p है मेरा इधर 1/6, 4 1/6। आप चाहे तो एक और जगह लिख सकते हैं, सिंस n is equal to 4। n is equal to 4 क्या है, आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया है। तो x follows binomial distribution with 4, 1/6। The probability mass function of x is given by, फॉर्मूला एक बार आप जरूर स्टेट करिए अगर आप ये आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू x, फॉर्मूला क्या है मेरा, NCX P रेज टू x Q रेज टू n माइनस x। ये मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। और इधर हमारा स्मॉल वैल्यू ऑफ x कितनी है, 2। मैं क्या ढूंढ रही हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। 2 सक्सेसेस मतलब स्मॉल x की वैल्यू कितनी है मेरी, 2 है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 4C2, n मेरा 4 है क्वेश्चन में। p की वैल्यू है मेरी 1/6, 1/6 रेक्स टू 2 आ जाएगा। और q की वैल्यू है मेरी 5, 5/6 रेक्स टू n माइनस x है। n कितना है मेरा, 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4C2। 4C2 को हम सॉल्व कर लेते हैं NCR के फॉर्मूले से। NCR का फॉर्मूला क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 1/6 क्या आ जाएगा मेरा 1/36 और ये 4 - 2 यहाँ पे 2 मिलेगा आपको तो 25 होगा 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आपको मिलेगा 36। अब हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल इंटू 1/36 इंटू 25/36। तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 ठीक है और कैंसिल करते हैं 2 3 ज़ा 6 है ये 2 3 ज़ा 6 साथ में लिया है मैंने और ये 6 6 ज़ा 36 ओके। अब मेरे पास क्या बच गया है यहाँ से आंसर आता है मेरा 25 अपॉन यहाँ से 6 × 36 तो 6 × 36 का आपका आंसर क्या आ जाएगा 216। तो इस तरह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस का 25/216। आप एक डाई को 4 टाइम्स थ्रो कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो कि आपको कितनी मरतबा डबलेट्स आते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी आपका 1/6 है, लेकिन आप ये देखते हो कि मुझे कितनी मरतबा 2 सक्सेसेस बैक टू बैक आ जाएंगे तो उसका चांस आपका 25/216 है। नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। कोई भी ऑब्जेक्ट्स का मैंने कुछ खरीदा हुआ है सेट जिसमें चांसेस है कि डिफेक्टिव आइटम्स आने के 5%। एक कोई भी ऑब्जेक्ट्स खरीदे हुए हैं हमारे पास सामान है गुड्स है वो गुड्स में 5% डिफेक्टिव आइटम्स आने का चांसेस है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल आइटम विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। अब जो हम सैंपल आइटम भेज रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं निकलेगा इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकाल के देना है। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। देयर आर व्हाट इज 10 ना इन अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स यहाँ पे कहीं पर मैंने 10 आइटम्स मिस कर दिया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। 10 आइटम्स का सेट बनाया है और वो 10 आइटम्स के सेट में से एक आइटम से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं निकलेगा इसके मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी है। तो हम पहले क्या ले लेंगे व्हाट इज अवर रैंडम वेरिएबल x। लेट x denote the number of defective items। let x denote the number of defective item। let x denote the number of defective item, therefore probability of getting a defective item is equal to probability of getting a defective item is equal to 5% and that is equal to 5/100 और इसका आंसर हमको मिल जाएगा 1/20 ओके। अब ये P आने के बाद ये क्या है मेरा P है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम इज कंसिडर्ड हियर एज सक्सेस ना तो ये मेरा P का आंसर है। अब मैं P का हेल्प से Q का आंसर निकाल सकती हूँ सिंस आई नो द रिलेशन P + Q = 1 तो Q मैं कैसे निकाल लूंगी 1 - P 1 - 1/20 तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 20 - 1/19 19/20 ये आपका Q का आंसर आ गया ठीक है। एक्सपेरिमेंट में हमने कितना लिया है क्वेश्चन में मैंने कुछ मिस किया है देख लेती हूँ मैं। सैंपल ऑफ 10 आइटम्स ना सैंपल ऑफ 10 आइटम्स है तो मेरा इसमें n क्या हो जाएगा 10 नहीं मिस नहीं किया है जो मिस किया था वो यहाँ लिख दिया है। तो सैंपल ऑफ 10 आइटम्स है इसके लिए n = 10 हो जाएगा मेरा। x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n, p होता है यहाँ पे मैं लिखूंगी x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 10, 1/20 p की वैल्यू क्या है मेरी 1/20। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय the probability mass function of x is given by फॉर्मूला लिखती हूँ मैं इधर। हाँ फॉर्मूला क्या है कई बार लिखा हुआ है x = x n c x p raised to x q raised to n - x ये मेरा फॉर्मूला है
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस x में, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या रखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट आइटम्स विल नॉट, सैंपल आइटम्स विल नॉट इंक्लूड, सैंपल आइटम्स will not include more than one defective item, more than one defective item, that is equal to probability of x is less than or equal to 1, यानी आपका स्मॉल x की जो वैल्यू है 1 या 1 से लेस होनी चाहिए। 1 या 1 से लेस वैल्यू क्या लेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, या तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। x इज इक्वल टू 0 के लिए मैं क्या लूंगी, 10, एन मेरा 10 है इधर, 10c0 1/20 रेज़ टू 0, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/20 रेज़ टू 10, है ना, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, प्लस 10c1 1/20 रेज़ टू, यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 19/20 रेज़ टू, ये 10 में से 1 चला गया तो आप क्या लेंगे इधर 9। ओके, तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया है। तो आप जानते हो 10c0 का आंसर भी 1 होता है, 1/20 रेज़ टू 0 का आंसर भी 1 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 19/20 रेज़ टू 10 प्लस 10c1 का आंसर मुझे 10 मिलेगा, और ये 1/20 ऐसे ही 1/20 रेज़ टू 1 1/20 ही रहेगा, और ये 19/20 रेज़ टू 9। अब हम क्या करेंगे, इधर ये एक टर्म है मेरा और ये दूसरा टर्म है, दोनों में से आप देख सकते हो कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 19/20 रेज़ टू 9 ये कॉमन है। यहाँ से क्या बच जाएगा, 19/20 प्लस ये एक 0 कैंसिल कर देती हूँ 1/2। अब इसको क्या करूँगी, इधर 20 है तो यहाँ पे भी 20 बनाने का कोशिश करूँगी, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 10 से, और इसको भी किससे करूँगी, 10 से। 19/20 रेज़ टू 9, ये कितना हो जाएगा मेरा, एक बार 20 लिखती हूँ, ये डिनोमिनेटर का 20 एक बार लिख देती हूँ, और ये 19 प्लस 10 1 जा 10, ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस 19 ये हो गया 29। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं 29 बाहर ले लेती हूँ, और इसको मैं लिख सकती हूँ 19 रेज़ टू 9/20 रेज़ टू 20, है ना, सॉरी 20 रेज़ टू 10 ले लेती हूँ। यहाँ से ये 9 टाइम्स है, और यहाँ पे आके ये 1 टाइम्स को ऐड हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मत जाइए, इट्स वेरी लेंथी एंड वेरी डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो यहाँ पे मैंने बायनोमियल का आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दिया कि बायनोमियल के क्वेश्चंस होते कैसे हैं। सारे पूरे के पूरे 12 क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूले पर है, एक ही मेथड पर है। तो ये 1 2 3 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सॉल्व किए।